Hello everyone. In today's video, we are going to deal about dying declaration under section 26 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेक्शन 26 और 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऐसे लोगों से डील करता है जिसको हम कोर्ट में एज अ विटनेस नहीं बुला सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि वो लोग या तो डाई हो चुके हैं, कैनॉट बी फाउंड, उनकी अटेंडेंस हम प्योर नहीं कर सकते, एंड द लास्ट कि वो जो पर्सन है वो अब एविडेंस देने के लिए कैपेबल नहीं है। तो ऐसे लोगों के जो भी स्टेटमेंट होगा कोर्ट उसको एडमिसिबल समझेगा। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक लैटिन मैक्सिम पे डिपेंड करता है जिसका मतलब होता है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर व्हाइल अ लाई इन हिज माउथ। ओके, तो अगर हम समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या, डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो मेड बाय पर्सन हु बिलीव्स दे आर अबाउट टू डाई, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको लग रहा है कि अब उसकी मौत हो जाएगी, तब उस स्टेज पे जो है वो कोई भी अगर स्टेटमेंट देता है और वो जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करता है उसके कॉज ऑफ डेथ से, यानी कि उसके डेथ होने के पीछे के रीजन को बताता है, तो उस चीज को हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं और कोर्ट ऐसी चीजों को एज अ एविडेंस एडमिसिबल करती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। अब हम समझेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 के अंदर है, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 क्लॉज 1 में था, जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 26 क्लॉज ए में आ गया है। डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर ऐसा पर्सन जो अपने कॉज ऑफ डेथ को बता रहा है, यानी कि उसके डेथ होने के रीजन को बता रहा है कि किस वजह से, कौन से सर्कमटेंसेस एंड ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो उसकी डेथ हो रही है, और जो वो पर्सन है इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टेशन ऑफ डेथ में हो, यानी कि अगर कोई पर्सन है ऐसा, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसका लास्ट स्टेज है और उस टाइम वो कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, ठीक है, बट अगर वो उसके बाद में वो नहीं मरता, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई इंसान डाइंग डिक्लेरेशन दे उसके बाद मर जाए, अगर वो इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद मर जाता है तो उसका स्टेटमेंट कोर्ट एज ए एविडेंस डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर लेगी। बट अगर वो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद नहीं मरता, सर्वाइव कर लेता है, तो उस स्टेटमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर कि जो भी पर्सन जो है डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो एक्सेप्टेशन ऑफ डेथ में हो। ठीक है, वो पर्सन नॉर्मली भी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। उसके मेन एसेंशियल कंडीशंस है, जिसमें पहला है कि जो भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है ना, उसको ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ अब उसकी लाइफ का एंड आ चुका है। सेकेंड कंडीशन ये है, द स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेट टू द कॉज और सर्कमटेंसेस ऑफ द डेथ, यानी कि जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के डेथ के ऊपर, और वो पर्सन जो है अपने डेथ के रिगार्डिंग ही डाइंग डिक्लेरेशन देके गया है कि इस पर्सन ने मेरे को जो है चाकू से मारा था जिस वजह से जो है मेरी मौत हो गई, तो वो पर्सन, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे वो डाइंग डिक्लेरेशन है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जो डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, और वो जो पर्सन जो डिक्लेयर कर रहा है ना उसकी मेंटल स्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। कोर्ट के अंदर ऐसा होता है कि जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल के अंदर या अपने लास्ट स्टेज के ऊपर जब डाइंग डिक्लेरेशन देता है, तो उसके पर्टिकुलर जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स वो अपने बोलता है, पर्टिकुलर उन वर्ड्स के ऊपर ही डाइंग डिक्लेरेशन लिखा जाता है, उसमें कोई भी दूसरे लैंग्वेज का यूज नहीं होता। जो पर्सन लैंग्वेज बोलता है एग्जैक्टली वही वर्ड को कोर्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, ये ओरल भी दिया जा सकता है, रिटन भी दिया जा सकता है। जैसे कि रिटन के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं जो भी लोग सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, ठीक है, तो वो सुसाइड नोट एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर पुलिस या मैजिस्ट्रेट के रोल क्या होते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन पर्सन किसी के भी सामने दे सकता है, उनके फैमिली मेंबर के सामने या जो लोग उसके पास है एट द टाइम ऑफ डेथ, वो किसी भी इंसान के सामने डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। वो सारे डाइंग डिक्लेरेशन जो एडमिसिबल होंगे, बट अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन है जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है ना, कोर्ट उसको ज्यादा रिलायबल समझता है। ठीक है, तो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड किए गए हैं वो ज्यादा रिलायबल है मैजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, और कॉरोबोरेशन का मतलब ऐसा है जब कोई भी इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो हम उसके डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे किसी भी इंसान को कन्विक्ट नहीं करते, जबकि उसके डाइंग डिक्लेरेशन को कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि वो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर भी हमको कोई एविडेंस चाहिए उसके डाइंग डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि रेप केसेस के अंदर जनरली ऐसा होता है कि जो भी विक्टिम होती है वो अपना डाइंग डिक्लेरेशन देती है जो पुलिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड करते हैं, और वो डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट एज अ एविडेंस कंसीडर करता है। ठीक है, और उसी चीज को सपोर्ट करने के लिए आगे एविडेंसेस दिए जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये डाइंग डिक्लेरेशन की मेन कंडीशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। द डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट एंटाइटल है किसी भी केस को या किसी भी ट्रायल को चलाने के लिए,
वो मैजिस्ट्रेट के पास राइट है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है द डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द एग्जैक्ट वर्ड विच इज मेड, यानी कि जिस पर्सन ने जो वर्ड्स बोले हैं डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पे एग्जैक्ट वही वर्ड्स का यूज होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है द डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट हैव बीन मेड सून आफ्टर द एलिज इंसिडेंट दैट इट मे नॉट बी कलर्ड बाय द इंप्रेशन रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पर्सन। इसका मतलब ऐसा है कि जब डाइंग डिक्लेरेशन आप किसी भी पर्सन का ले रहे हो तो समझो कि अगर ए पर्सन है, उसने बी पर्सन पर अटेम्प्ट टू मर्डर ट्राई करा, ठीक है। अब जो बी पर्सन है वो स्टेज पे आ गया है कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अब पुलिस ऑफिसर वहां पे जाते हैं और उनका डाइंग डिक्लेरेशन लेते हैं। तो जिस टाइम ये ऑफेंस हुआ ना, उसके एज सुन एज पॉसिबल आपको जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करना है। अगर आप वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने में थोड़ा भी टाइम ज्यादा लेते हो तो इसमें चांसेस है कि कोई थर्ड पर्सन अगर वो जो विक्टिम है उसको इन्फ्लुएंस करे ताकि वो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दे। तो इस वजह से डाइंग डिक्लेरेशन जो है एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड होना चाहिए। द इंसिडेंट्स मस्ट हैव बी अकर्ड इन लाइटेड प्लेस। एंड फिफ्थ इज वेयर सक्सेसिव डिक्लेरेंट आर मेड ऑल मस्ट बी इंडेंशियल्स। ओके, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशंस जो है, जो भी डिक्लेरेंट दे रहा है वो उस स्टेज में होना चाहिए, कैपेबल ऑफ माइंड में होना चाहिए ताकि वो चीजों को समझ सके। ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन का एक लैंडमार्क केस है जो है क्वीन एम्पीरियर वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का केस है, जो डाइंग डिक्लेरेशन का बहुत लैंडमार्क केस है। इसके अंदर जनरली ऐसा हुआ था कि जो विक्टिम था, जो सफर कर रहा था, तो एक्यूज पर्सन ने क्या करा था, उसके थ्रोट को कट कर दिया था। ठीक है। जिस वजह से क्या है, वो उसके डेथ के टाइम पे डाइंग डिक्लेरेशन ना दे पाए। तो वो विक्टिम ने क्या करा, अपने हैंड गेस्चर से, फिंगर एक्सप्रेशन से जो है वो एक्यूज को पॉइंट आउट करा कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऑफेंस कमिट किया है। तो अब कोर्ट के अंदर ये चैलेंज था कि क्या इस चीज को हम डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि डाइंग डिक्लेरेशन या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने जो है उनके जो गेस्चर था, हैंड गेस्चर था, उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ही कंसिडर करा और उसको एडमिसिबल किया। ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 क्लॉज ए के अंदर प्रोवाइडेड है, जिसके एसेंशियल कंडीशंस मेन 3 हैं और उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। पुलिस ऑफिसर्स एंड मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंट में डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन को हम कोलैबोरेट करते हैं विद द टेस्टिमनी ऑफ अदर्स, और डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू यही है कि वो एक कॉम्पिटेंट एविडेंस है इन इटसेल्फ, और जो भी डिसीज पर्सन है उसके एग्जैक्ट वर्ड को रिकॉर्ड करना इसमें नेसेसरी है। ठीक है। तो ये था हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा डाइंग डिक्लेरेशन। अगर आपको ऐसे ही लॉ के पॉइंट्स को लॉजिक के थ्रू समझना है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।